देखा किसी ने? देखो, मॉलिक्यूलर बड़ा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर बड़ा टॉपिक है ना, और मेरे उम्मीद से सबसे डिफिकल्ट भी है। जहां तक मैं जितने दिनों से पढ़ा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना, सभी बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मॉलिक्यूलर बेसिस में लगता है क्लास 12 में, सबसे डिफिकल्ट। रीजन मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है, लेंदी है। चैप्टर काफी लेंदी है, बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के लेक्चर है मेरे पास। जिन बच्चों को ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम है, सर एनसीईआरटी में लिखा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह क्यों नहीं काम करता, ये समझ में नहीं आता। सर फिर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, यूकैरियोट्स में कैसे होगा। एनसीईआरटी में लिखा है सर रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ये समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी में लिखा है आरएनए वर्ल्ड, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है लैक ऑपेरॉन में, मैक्सिमम बच्चों को, मैंने मैक्सिमम बच्चों को नोटिस किया है लैक ऑपेरॉन में उन्हें दिक्कत है। सर वो एनसीईआरटी में लिखा है नेगेटिव है, समझ में नहीं है। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, ये क्या होता है। सर ओपेरॉन है क्या, ओपेरॉन का मीनिंग क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो मैंने इसका लेक्चर अलग से एक बनाया लैक ओपेरॉन के नाम से, ट्रांसक्रिप्शन का भी है। सर एचजीपी में बहुत रट्टा मारना है, हमें समझ में नहीं आता, तो एचजीपी का मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, वहां से आप कर सकते हैं ना, सभी टॉपिक के। सर इसी तरह से हमें फिंगरप्रिंटिंग में बहुत दिक्कत है, सर फिंगरप्रिंटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर अलग से कर लीजिए ना। इस तरह से किसी बच्चे को हो सकता है ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो, ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन का भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सभी लेक्चर अलग से बना दिए। ठीक है, तुम्हें जिस पार्ट में इश्यू है वो पार्ट को देखिए, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूरे चैप्टर का एक रिवीजन लेक्चर बनाया, पूरे चैप्टर का मैंने रिवीजन लेक्चर तैयार किया है। हाँ, पूरे चैप्टर को मैंने ढंग से समझाने की कोशिश की, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना। जेनेटिक कोड में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है ना, तो जेनेटिक कोड का मैंने अलग से लेक्चर बनाया। तो दो चीजें, एक चीज, आप सभी के पास में मेरा नंबर होगा, कुछ बच्चों के पास नहीं है, नोट कर लेंगे। कुछ बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, 479, ठीक है, ये नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, 4791 है, 4791, फिर से लिख देता हूं 9968894791। इंडिविजुअली अगर किसी को फिर भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं कि सर मुझे ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत था, मुझे रेप्लिकेशन में दिक्कत है, मुझे ट्रांसलेशन में, जहां पास भी है आप मुझसे ले लीजिएगा। फोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, छोटे मोटे डाउट्स वहां भेज सकते हैं, छोटे मोटे डाउट्स आप भेजिएगा, मैं जब भी मैं फ्री रहूंगा आपको वॉइस रिकॉर्ड में भेज दूंगा। आप अपने छोटे मोटे डाउट्स मुझे भेज सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। एनसीईआरटी का पार्ट समझ में नहीं आया, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो छोटे मोटे डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फोटो लेकर के भेज सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं तुम्हारे डाउट्स को जरूर सॉल्व करके भेज दूंगा, इतनी गारंटी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, इतना मैं जरूर करूंगा। हो सकता है 2 घंटे बाद करूं, शाम में करूं, सुबह में करूं, जब भी मैं फ्री रहूंगा आपके डाउट को मैं जरूर सॉल्व करके भेज दूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कौन सा चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, व्हाट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मैंने कल बताया था बच्चे। अब मुझे डाउट्स बोलते जाओ, ठीक है, फटाफट डाउट्स बोलते जाओ, आज भी डाउट्स हम लोग करेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स का फटाफट बोलते जाइए। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मैं इसका सिंपल आंसर देता हूं। मैंने आज आपको शेयर कर दूंगा, मैंने लिंकेज का लेक्चर बनाया, देखो ध्यान से। लिंकेज का जो टॉपिक है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो बेटर है लिंकेज को डिटेल से करें, डिटेल से करें और विद कॉन्सेप्ट पर। ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, मैं समझा दूंगा, अभी समझा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, कोई टेंशन नहीं, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट समझा दूंगा। लेकिन मेरा आपको एडवाइस है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी है टीएच मॉर्गन का, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दे रखा है, तो बेटर है
आप लेक्चर को अच्छे से कीजिए। बेटर है कि आप लेक्चर को, लिंकेज के लेक्चर को अच्छे से कीजिए, और खास करके टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में कुछ ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, वो समझ में नहीं आता, पूरा पेज है, याद कीजिए एनसीईआरटी में पूरा एक पेज है, लास्ट में लिख देगा पेरेंटल 98.7%, रिकॉम्बिनेंट 1.3%, यहाँ लिख देगा पेरेंटल 62.8%, इधर लिख देगा 37.2%, ऐसा कुछ लिखा। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में जाइए, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कीजिए। तो मेरा लेक्चर बना हुआ है, आप यहां से लिंक ले लीजिएगा, मैं मैम को आज भेज दूंगा, यानी आपको आज चैनल लिंक मिल जाएगा, लिंकेज से रिलेटेड सारी चीज मिल जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ डिटेल से पढ़िए ना। देखिए आपको जेनेटिक्स में दो ही चीज डिटेल चाहिए, एक लिंकेज चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल से, पेडिग्री बहुत डिटेल में नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं है, कुछ शॉर्ट ट्रिक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है। तो आपको दो चीज पे मेहनत कीजिए, एक पेडिग्री पे और एक आपके लिंकेज पे। हो गया, चलो और बोलो। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा अभी ना, सिंपल चीजें तो मैं बता दूंगा, लेकिन डिटेल बताने में मुझे 1 से 2 घंटा चाहिए, तब मजा आएगा। तो बेटर है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, हाँ डाउट में सारा, ये मैं बोल रहा हूँ डाउट में सारा करूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, इस टेबल को मैंने बहुत ब्यूटीफुल ढंग से एक्सप्लेन किया ना। इस टेबल को जो तुम बोल रहे हो सर 98.7 वाला, 1.3 वाला समझ में नहीं आता, मैंने इस पूरे टेबल को अपने लेक्चर में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, कैसे बना, क्या बना। लेकिन आपको पूरा लेक्चर करना पड़ेगा, लिंकेज को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, तो चीजें ज्यादा बेटर ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको एक लिंकेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान से सुनिए, लिंकेज का एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए ये देखिए, ये हमारा एक सेल है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहां सेल है और यहां पास क्रोमोसोम है, ये आपके पापा के साइड से क्रोमोसोम आया है, 1 2 3 और 4, मान लीजिए ये आपके पापा के साइड से क्रोमोसोम है 4, ठीक है, और ये आपके मम्मी के साइड से आया है, ठीक है, और ये पेयर बन गए ना, एक पापा का क्रोमोसोम, एक मम्मी का क्रोमोसोम, इसे कहते हैं हम लोग होमोलोगस, इसे कहते हैं हम लोग होमोलोगस। कोई बच्ची पूछ रही थी, मैंने पिछले क्लास में बताया था, पापा की साइड से जो फर्स्ट क्रोमोसोम आया, मम्मी से फर्स्ट क्रोमोसोम आया, इन दोनों मिलकर के बन गए होमोलोगस पेयर, इसी को कहते हैं होमोलोगस पेयर। और ऐसे ऐसे हमारे अंदर में 23 पेयर है, मैंने सिंपल ढंग से समझाने के लिए केवल 3-4 पेयर बनाए, 1 2 3 एंड 4, ऐसे ऐसे कितने पेयर, फिर से बोलो 23 पेयर है। अब पेयर पे क्या होगा, इस क्रोमोसोम पे होगा क्या, देखिए इस क्रोमोसोम पे होगा क्या, एक मिनट मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूं क्योंकि डिस्टरबेंस होगा, यहां देखिए इस क्रोमोसोम पे होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये आपके पापा के साइड से क्रोमोसोम आया व्हाइट वाला, मम्मी के साइड से क्रोमोसोम आया रेड वाला। तो जो पापा के साइड से क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसके ऊपर में ए नाम का जीन है, ए नाम का जीन है, यहां पर देखिए यहां पास भी ए नाम का जीन है, मान लीजिए ये हाइट को कंट्रोल करने के लिए, यहां पास मान लीजिए बी नाम का जीन है, यहां पर मान लीजिए बी नाम का जीन है, ठीक है। अब ध्यान से बताइए, मान लीजिए यहां पास देख लीजिए, वापस मैं बनाता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये फर्स्ट पेयर है, 1 मिनट 1 मिनट, ये आपका पापा से फर्स्ट क्रोमोसोम, ध्यान से देखना चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, ये मम्मी का क्रोमोसोम, ठीक है, देखिए इस पे क्या है, ए नाम का जीन है, ठीक है, यहां पास भी ए नाम का ही जीन होगा। चलिए भाई सर कौन सा होगा, तुम्हारे अंदर कोई भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, पापा से कैपिटल ए आया, मम्मी से कैपिटल ए आया, हो सकता है पापा से कैपिटल ए आए, मम्मी से स्मॉल ए आए, हो सकता है पापा से स्मॉल ए आए, मम्मी से स्मॉल ए, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो मान लो मैंने यहाँ स्मॉल ए लिखा, सर यहाँ कैपिटल ए नहीं होगा क्या, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है ना। चलिए अब यहां देखिए बी नाम का जीन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बी नाम का जीन है, बी नाम का जीन है, मुझे बताइए ए नाम का जीन और बी नाम का जीन क्या सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे, ध्यान से बताइए, ये फर्स्ट पेयर ऑफ
क्रोमोसोम है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। तो मुझे बताइए ए नाम का जो जीन है और बी नाम का जीन है क्या सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे? मैसेज बॉक्स में बताइए। बताइए, बहुत आसान सा है। ए नाम का जो जीन है और बी नाम का जीन है क्या सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे? तो बोलिएगा सर ये तो फर्स्ट पेयर पे, ए नाम का तो फर्स्ट पेयर पे है, बी वाला तो सेकंड पेयर पे है। तो ए और बी बोलिए क्या होगा? ए एंड बी, ए नाम का जीन और बी नाम का जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम ऐसे जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे, ए अलग क्रोमोसोम पे, बी अलग क्रोमोसोम पे, इसे कहते हैं अनलिंक्ड जीन। ध्यान सुनिएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनलिंक्ड जीन। ये आपस में जुड़े नहीं है। अनलिंक्ड जीन, फिर से सीखिए, फिर से सीखिए। ये क्रोमोसोम ये जीन ए नाम का और ये बी नाम का जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो अनलिंक्ड जीन है। चलिए अब मुझे ध्यान से बताइएगा, अब मुझे ध्यान से बताइए, यहां पास सी नाम का जीन है, स्मॉल सी है। मुझे बताइए ए और सी क्या सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट है? मुझे बताइए ए नाम का जो जीन है और सी नाम का जीन है क्या सेम क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे? मैसेज बॉक्स में बताइए, बहुत आसान से। ए नाम का जो क्रोमोसोम है और सी नाम का क्रोमोसोम है क्या एक क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे? सर एक ही क्रोमोसोम पे, तो ये कहलाएगा बच्चा लिंक्ड जीन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? बोलो, लिंक्ड जीन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? लिंक्ड जीन। आ गया समझ में? जो लिंक्ड जीन है वो एक फिनोमेनन, एक रूल फॉलो करेगा जिसका नाम है लिंकेज। अब कुछ समझ में आई बात? आपको कुछ बातें समझ में आई? लिंकेज का पहला रूल क्या है? अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, वो लिंक्ड जीन है, तो वो क्या शो करेगा? बोलो, लिंकेज शो करेगा। आ गई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, यहां देखिए ध्यान से। यहां पर मान लीजिए डी नाम का जीन है, डी नाम का जीन है, यहां पर ई नाम का जीन है, यहां एफ नाम का जीन है। मुझे बताइए डी नाम के जीन को देखिए और एफ नाम के जीन को देखिए, क्या सेम क्रोमोसोम पे? बोलिए, डी नाम का जीन और एफ नाम का जीन रिलेशन देखिए, तो सर अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो ये हो गया अनलिंक्ड। ये क्या हो गया बच्चा? अनलिंक्ड। क्या हो गया? अनलिंक्ड। अब देखिए डी और ई को करिए, डी और ई में रिलेशन निकालिए। सर डी और ई तो एक ही क्रोमोसोम पे है सर, तो ये हो गया लिंक्ड जीन। ये क्या हो गया? बोलो, लिंक्ड जीन। और जो लिंक्ड जीन है वो एक रूल फॉलो करेगा, लिंकेज। क्या हो जाएगा बच्चा? लिंकेज हो जाएगा। तो सर लिंकेज होता क्या है? तो पहले तो ये सीखा कि अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं तो वो एक रूल को फॉलो करेंगे जिसका नाम क्या है? लिंकेज। पहला चीज क्लियर हो गया। अब देखिए सर लिंकेज में होगा क्या? फिर से देखिए, ए नाम का जीन और बी नाम का जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, अनलिंक्ड थे, अनलिंक्ड थे। ये क्या करेंगे? एक रूल को फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान से सुनना, ये एक रूल को फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, अनलिंक्ड है, तो क्या शो करेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब है जब ये गैमेट बनेगा, जब ये गैमेट बनेंगे तो गैमेट के अंदर में पेरेंटल का परसेंटेज 50% होगा और रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज 50% होगी। यानी पेरेंटल वाले हाफ और रिकॉम्बिनेंट वाले हाफ बनेंगे। ध्यान सुनना, अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे और जो गैमेट बनेगा उसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट इक्वल बनेंगे। पेरेंटल 50%, रिकॉम्बिनेंट 50%। ये चीज क्लियर हो गया? अब रूल 2, अगर वो लिंक्ड जीन है तो क्या शो करेगा? लिंकेज। जैसे कि मैंने बोला था ए एंड सी, देखिए ए को देखिए और सी को देखिए, वो लिंक्ड है, क्या शो करेगा? लिंकेज। अगर लिंकेज हो गया, ध्यान से सुनना, अगर लिंकेज हो गया ना तो यहां भी पेरेंटल गैमेट बनेगा, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेगा, लेकिन पेरेंटल गैमेट हमेशा ज्यादा बनेंगे, पेरेंटल हमेशा ज्यादा बनेगा और रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। बस एक ही चीज याद रखिए, अगर लिंकेज हो गया तो पेरेंटल के गुण
पेरेंटल गुण कैरेक्टर ज्यादा बनेगा और रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, इतना याद रहेगा। पेरेंटल ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट कम। तो इस चीज को मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक विलेज है, गांव है, ध्यान से सुनिए। ये एक विलेज है, एक गांव है, ठीक है। और गांव में ये बच्चा अब घर है, ये घर है, ये घर है और ये घर है। गांव है, घर है, सभी घर। देखिए यहां एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। ध्यान से सुनिए, ये बिल्डिंग से, ये बच्चा बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 एक पेयर पहला, ये बिल्डिंग नंबर 2 और ये बिल्डिंग नंबर 3, ठीक। मुझे बताइए, ठीक है, यहां पास दो दोस्त थे, ए है, ठीक है, और इसी बिल्डिंग में दूसरा दोस्त बी भी रहता है, दूसरा दोस्त बी भी रहता है। तो ये एक गांव में कई सारे घर है, एक गांव में कई सारे घर है, ठीक है। तो घर का नाम क्रोमोसोम है और जो वहां रहते हैं उनका नाम जीन है। उनका नाम क्या है? जीन। तो मान लीजिए ए है और बी है, तो बताइए सेम घर में रह रहे, सेम बिल्डिंग में रह रहे? यस। अगर सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बोलो, लिंक्ड जीन। और ये क्या रूल फॉलो करेगा? लिंकेज। अब मुझे बताइए, क्या सी बताइए, क्या ए एंड सी बताइए, क्या लिंक्ड है? नहीं। अगर लिंक्ड नहीं है तो क्या लिंकेज शो करेगा? नहीं। ये रूल फॉलो करेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से मैंने लेक्चर बनाया। अब मुझे बताइए, लिंकेज दो तरह के, ध्यान सुनिएगा, लिंकेज दो तरह के। आप और आपका दोस्त एक ही बिल्डिंग में रह रहा है, ए आप हो, आपका दोस्त बी है, एक ही बिल्डिंग में रह रहा है, लिंकेज शो करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे। लेकिन मुझे बताइए यहां पर डी नाम का भी एक जीन है। अब मुझे बताइए, ए और डी भी लिंक्ड है, वो भी लिंकेज करेगा। लेकिन मुझे बताइए ए और डी में रिलेशन, ए और डी दो जीन पास पास है, नजदीकी ज्यादा है, तो ये टाइटली लिंक्ड जीन हुआ। ए और डी में देखिए दूरी कम है, यानी टाइटली लिंक्ड। और ए को बी से कंपेयर कीजिए, ए को बी से कंपेयर किया है, वो भी लिंक्ड जीन है लेकिन लूज लिंक्ड है। ध्यान से सुनिए, ए और बी को देखिए, ए और बी को देखिए, ये दोनों के दोनों हैं लेकिन इनमें दूरी क्या है? ज्यादा है, तो इसे कहेंगे लूजली लिंक्ड जीन, इसे कहेंगे लूजली लिंक्ड जीन। और यहां देखिए ए और डी को देखिए, ये है टाइटली लिंक्ड जीन। ये क्या होगा? बोलो, टाइटली लिंक्ड जीन। अब देखो, अगर लूजली टाइटली लिंक्ड है, अगर ए एंड डी टाइटली लिंक्ड है, तो यहां पेरेंटल वाले गुण ज्यादा बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट कम बनेगा, ठीक है। लूजली लिंक्ड में भी पेरेंटल ज्यादा बनेगा, लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को क्या करेंगे, जैसे जैसे दो दोस्त हैं वो काफी पास में रहते हैं तो उनको काटना अलग है, मुश्किल है। ए और बी दो दोस्त है, काफी क्लोज है, टाइटली लिंक्ड है, उनको कट करना डिफिकल्ट काम है। लेकिन अगर वो दूर है तो उनको काटना, अलग करना आसान है। तो कट करने के लिए एक रूल होगा जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, जिसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट। तो एक ही चीज याद कीजिए, डिस्टेंस। अब आपको बस याद रखना है डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जीन के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, लिंकेज घटेंगे, बॉन्डिंग घटेगी और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। और जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है, तो लिंकेज का चांसेस, क्लोज होने के चांसेस बढ़ेंगे, पेरेंटल के गुण बढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, इसलिए मैंने बोला आपको डिटेल से वहां करना है। एक मिनट, हाँ देखिए एनसीईआरटी में दो आपको एक्सपेरिमेंट दे रखे, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। बस मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वाले में देखिए दो जीन के बीच, ये देखिए जीन है, ये व्हाइट वाला क्या है? जीन। दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी ये टाइटली लिंक्ड है, ये टाइटली लिंक्ड है। पहले एक्सपेरिमेंट में दो जीन है, दोनों पास में है, एक ही क्रोमोसोम पे लेकिन बहुत पास में, टाइटली लिंक्ड। सेकंड को देखिए, ये जीन
और ये चीज यहां पे भी एक ही क्रोमोसोम पे है, लेकिन ये लूजली लिंक्ड है। क्या ये बातें समझ में आई? लूजली लिंक्ड मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, और पहले वाले में टाइटली लिंक्ड है, यानी डिस्टेंस कम है। अब दोनों में लिंकेज होगा, यहां भी लिंकेज होगा, क्योंकि जीन लिंक्ड है तो यहां भी क्या होगा, लिंकेज होगा, यहां भी लिंकेज होगा। लेकिन अब लिंकेज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? लिंकेज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले वाले में डिस्टेंस क्या है? पहले वाले में डिस्टेंस बताओ क्या है? कम। तो यहां पर लिंकेज के चांसेस ज्यादा है, तो पेरेंटल के गुण देखिएगा 98.7 है। पहले वाले में 98.7 पेरेंटल है, और रिकॉम्बिनेंट केवल बने 1.3%। क्यों? क्योंकि यहां पर लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो शिल्पा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो या तो तुम लीव हो सकते हो, ठीक है, या तो मैं मैम को बोल देता हूं भाई कि तुम्हें पढ़ने की कोई मतलब नहीं है, तुम पहले ही से डॉक्टर बन जाओगे। ठीक, देखो, अगर यहां पास दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहां पर लिंकेज क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो पेरेंटल के गुण ज्यादा बने और रिकॉम्बिनेंट के गुण क्या होंगे, कम बने। सेकेंड वाले में देखिए, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज होने के चांसेस कम है, तो पेरेंटल बनेगा, रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, लेकिन अब कम बनेगा। पेरेंटल केवल कितने बने, 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट कितने बने, 37.2%। बस एक चीज एक्सप्लेन किया मैंने एनसीईआरटी के फिगर को, डिस्टेंस पे। तुम और तुम्हारे दोस्त एक साथ है ना, तो तुम्हारी दोस्ती गहरी है, उसको तोड़ना मुश्किल है। दोस्ती का नाम है लिंकेज, और लिंकेज अगर ज्यादा है तो पेरेंटल के गुण ज्यादा होंगे, और रिकॉम्बिनेंट का गुण क्या होगा, कम। सेकेंड में दोस्ती क्या है भाई, तुम और तुम्हारा दोस्त काफी दूर रहते, तो जाहिर सी बात है दोस्ती गहरी नहीं होगी, लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होगा, तो पेरेंटल के गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आगे, अब ऐसा होता क्यों, समझिए, ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से देखिए। ये आप थे एक जिन, और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, ध्यान से देखिए, ये आप हो ए, और ये आपका दोस्त बी। दोनों चाहते हो कि पास में रहे, दोनों चाहते कि पास में रहे, एक दूसरे के बॉन्डिंग में रहे ना, दोस्ती गहरी हो। लेकिन एक दुश्मन है, इस दुश्मन का नाम है क्रॉसिंग ओवर। अब समझिए, तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, चाहते पास में रहे, हम दोनों लिंकेज शो करें, एक साथ हमेशा रहे, बॉन्डिंग कभी गलत ना हो, अलग नहीं हो। लेकिन एक दुश्मन है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। अगर तुम्हारी दोस्ती कैसी है, तुम्हारा दोस्त दूर में रहता है, लूजली लिंक्ड है, तो यहां तुम्हारा दुश्मन ज्यादा काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा काम करेगा। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहले फिगर में क्या है भाई, डिस्टेंस कम है, तो यहां पर दुश्मन कम काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर कम होंगे, और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे। यहां रिकॉम्बिनेंट कम बना। दूसरे वाले में डिस्टेंस ज्यादा था, तुम और तुम्हारे दोस्त दोस्ती है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो बीच में दुश्मन ज्यादा है, दुश्मन ने दोस्ती को अलग कर दिया। उस दुश्मन का नाम क्या है, बोलो, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा काम करेगा तो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई, फटाफट बताइए, क्या ये मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है? तुम और तुम्हारा दोस्त लिंकेज करेगा, मैं मेरा दोस्त लिंकेज करेगा, लेकिन दुश्मन क्रॉसिंग ओवर कब काम करेगा, तो जहां दोस्ती में डिस्टेंस ज्यादा, तो दुश्मन ज्यादा काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा काम करेगा, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, इसलिए याद रखना, जितनी टाइट होगा, जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, टाइटली लिंक्ड होगा, तो वहां क्रॉसिंग ओवर कम काम करेगा, रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे। यही एनसीईआरटी का फिगर कहता है। चलो अब मुझे बताओ, एनसीईआरटी का ये फिगर सिंपल भाषा में किसे किसे समझ में आ गया? एनसीईआरटी का ये फिगर किसे किसे समझ में आ गया? अब पढ़िएगा आज तो ये चीज मिलेगा। बस याद रखना, तुम और तुम्हारा दोस्त दोस्ती का नाम लिंकेज है, तुम और तुम्हारा दोस्त दोस्ती का नाम लिंकेज है, और बीच में कोई दुश्मन है, दुश्मन का नाम क्रॉसिंग ओवर है। तो तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में अब
कितनी दोस्ती होगी वो डिस्टेंस डिसाइड करेगा। डिस्टेंस ज्यादा, दुश्मन ज्यादा काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा बनेगा, रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा बनेंगे। आ गई बात समझ में? तो मैं फिर से बोलता हूं, आप इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़िए, इस चीज को, लिंकेज का कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़िए। और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मैं अभी लिंक शेयर करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पास मॉर्गन के पूरा एक्सपेरिमेंट है, जो ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, उसे मैंने पूरी डिटेल से कराया है, उसे कर लीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी का सारा फिगर 100% क्लियर हो जाएगा। चलो चलो, सेकंड डाउट बोलो फटाफट, और बोलिए। चलिए फिर बोलिए आगे में कोई डाउट, और छोटे मोटे डाउट्स बोलो। लिंकेज बताने में 2 क्लास लगेगा, अब मैं 10 मिनट में बताना मुश्किल हो जाता है। बोलो और फटाफट। क्या ये हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन सबको क्लियर है? हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर है? मेल हैव नो सन बट दे हैव, ठीक है, ग्रैंड सन, नो फादर बट दे हैव ग्रैंड फादर। क्लियर है ये स्टेटमेंट? बताना है, ठीक है। बता दूं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, 5 मिनट्स लगेगा, शायद समझ में आ जाएगा। क्या मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बता दूं? चलो बता देता हूं, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए ये छोटा टॉपिक है तो 5 मिनट्स वाला जल्दी हो जाएगा। लिंकेज पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, उसको टाइम दीजिए ना, 1 घंटा 2 क्लास कीजिए ना, फिर मजा आएगा, फिर तुम्हें लिंकेज आसान लगेगा। रिकॉम्बिनेंट, क्रॉसिंग ओवर, लिंक्ड जीन, लूजली लिंक्ड जीन, ये सब आसान लगेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए आप। ग्लाइकोलिसिस अभी नहीं, हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये हनी बी का F1 जनरेशन है, F1। अभी पेरेंट पे नहीं जा रहे, F0 पे बात नहीं करेंगे, अभी F0 पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम F1 पे बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, हनी बी है, फीमेल हनी बी, ध्यान से सुनिएगा, ये है फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी। आगे बात समझ में? ये कैसी है भाई? डिप्लॉयड, 2n, और 2n इज द 32, 2n इज द 32। डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम है? 32। अब इसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसने किया मियोसिस, इसने किया मियोसिस, और मियोसिस से इसने बनाए ओवम। इसने क्या बनाया बोलो? ओवम। n इज द 16, n इज द 16, ओवम बन गए, n इज द 16, ये क्या है? ओवम है, ओवम, ठीक। अब ये ओवम जो है, ये ओवम फर्टिलाइजेशन में नहीं जाएगा। जो फीमेल है उसने ओवम यानी एग ले किया, ओवम मतलब एग, इसने एग ले किया ओवम, ये ओवम अब फर्टिलाइजेशन में नहीं जाएगा, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्टली वो इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली वो इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए जो इम्ब्रियो बना वो n इज द 16 हैप्लॉइड ही होगा, इम्ब्रियो से बन जाएंगे लार्वा, इम्ब्रियो से क्या बन गया बोलो? लार्वा। तो बोलिए n इज द कितना होगा? 16, और इसी लार्वा से बन जाएगा मेल हनी बी, इसी लार्वा से बन जाएगा मेल हनी बी। तो मुझे बताइए जो मेल हनी बी है वो बोलो उसके अंदर क्रोमोसोम कितना होगा? 16 होंगे। फीमेल थी, फिर से सीख लीजिए, फीमेल हनी बी थी, उसने ओवम एग ले किया, एग कैसा है? n इज द 16, ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बने, डायरेक्टली इम्ब्रियो बना, डायरेक्टली लार्वा बने, और लार्वा से मेल हनी बी बन गया। तो क्या इस मेल हनी बी को जो F2 में बना, इस मेल हनी बी को क्या फादर की जरूरत पड़ी? सोच करके बताओ, जो मेल हनी बी बना, ये मेल हनी बी बना, क्या इसे फादर की जरूरत है? इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है मेल हनी बी है नो फादर। क्या यहाँ पर फादर है? नहीं, यहाँ पर कौन है? केवल माँ है। उसने एग ले किया, ओवम, ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा से मेल हनी बी। तो जो मेल होगा वो हैप्लॉइड होगा, n इज 16 होगा। आगे बात यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ, क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्या यहां तक मेल हनी बी की कहानी समझ में आ गई? मेल हनी बी की कहानी क्लियर है? कोई मेल नहीं है, कोई स्पर्म नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं,
डायरेक्टली ओवम, ओवम से डायरेक्टली मेल का फॉर्मेशन होगी। तो मैं कहूं दिस हनी बी हैव नो फादर, फादर की जरूरत नहीं। अब सेकंड कहानी सुनिए, ये मेल हनी बी, ओ ये देखिए ये फीमेल हनी बी थी, अब मेल हनी बी। मेल हनी बी कैसा है भाई, n इज द 16, मेल हमेशा हैप्लॉइड होता है, n इज द 16। इसने क्या किया, अब बनाया स्पर्म, इसने क्या किया भाई, बनाया स्पर्म। सर ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो स्पर्म कैसे बनाएगा, मियोसिस नहीं करना है, डायरेक्टली माइटोसिस करना है। डायरेक्टली इसने माइटोसिस किया क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और क्या बना दिया भाई, स्पर्म। ठीक है, मेल हनी बी आया, उसने स्पर्म बनाए। अब देखिए स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज किए, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज हुए, और ये क्या बन गया, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा बोलिए, 2n इज द 32, ओवम 16, स्पर्म 16, बन गए 32। फर्टिलाइजेशन हुआ, करेक्ट, जाइगोट बना, करेक्ट, एम्ब्रियो बना, करेक्ट, लार्वा बने, करेक्ट। तो जितने भी लार्वा हैं, जितने भी लार्वा हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बने। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, अब लार्वा के बाद दो ऑप्शन आएगा, लार्वा के बाद दो ऑप्शन आएगा। पहला है इसे खाने के लिए अगर रॉयल जेली मिला, यानी अच्छी खाने मिली, खाना अच्छा मिला, रॉयल जेली मिला इस लार्वा को खाने के लिए, तो ये लार्वा ग्रो करके बन जाएगा फीमेल क्वीन। क्या बन जाएगा, फीमेल क्वीन। और जो क्वीन होगी वो डिप्लॉयड होगी और वो फर्टाइल होगी, यानी वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। सर दूसरा कहानी, अगर इसे खाने में बी ब्रेड मिला, सिंपल खाना मिला, बी ब्रेड सिंपल अगर खाना मिला, तो ये जो लार्वा है वो भी फीमेल में कन्वर्ट होगी, वो भी फीमेल में कन्वर्ट होगी, उसे वर्कर कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, वर्कर। वो भी डिप्लॉयड होगी, 2n होगी, वो भी 32 होगी। तो इस फर्टिलाइजेशन से जो भी बनेंगे वो फीमेल की कहानी है, फर्टिलाइजेशन से जो भी बना वो फीमेल की कहानी है। खाना अच्छा मिला तो क्वीन बने, खाना खराब मिला तो वर्कर बने। तो तीन लोग हो गए, एक हो गया मेल, मेल बिना फर्टिलाइजेशन का बन गया, मेल बिना फर्टिलाइजेशन का बन गया तो हैप्लॉइड होगा। फीमेल फर्टिलाइजेशन से बनी, अच्छा खाना खाई तो क्वीन बनी, खराब खाना मिला तो वो वर्कर बन गई। ठीक है, तो फीमेल को बनने के लिए फादर भी चाहिए और मां भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन मेल बनने के लिए केवल मां की जरूरत है, मेल बनने के लिए वो तो ओवम से डायरेक्टली बना, तो उसे केवल मां की जरूरत है। अब लॉजिकल सोचो, ये जो मैंने लिखा था यहां पास, फीमेल जो लिखा था ये भी क्या थी, क्वीन थी। अब इस क्वीन को बनने के लिए क्या हुआ होगा, सोचो एक जनरेशन पहले इस क्वीन को बनने के लिए यहां पास एक आई होगी, कौन, फीमेल क्वीन, 2n इज द 32, इसने क्या बनाया होगा, ओवम, इसने क्या बनाया होगा बोलो, ओवम। और यहां पास एक आया होगा मेल हनी बी, और इसने क्या बनाया होगा, स्पर्म। इसी स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से क्या बना होगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना होगा, लार्वा, लार्वा को अच्छा खाना मिला तो वो बन गई फीमेल क्वीन, फर्टाइल वाली, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहां से वो फीमेल क्वीन की कहानी थी। तो ये कौन थी भाई, फीमेल हनी बी जो लिखा वो क्वीन थी। तो देखिए ध्यान से, इस क्वीन को बनाने के लिए यहां पर मेल की भी जरूरत है और फीमेल की भी जरूरत है। तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, जो मेल है F2 जनरेशन में जो मेल है, क्या उसके फादर हैं, जो यहां मेल बना क्यों उसे फादर की जरूरत थी, नहीं, वो तो केवल फीमेल से ओवम बना, उससे बन गया। लेकिन उसकी मां को बनने के लिए, उसकी मां को बनने के लिए उसके फादर की जरूरत तो थी, इसलिए वर्ड आया दे हैव नो फादर बट ग्रांड फादर। उसकी मां को बनाने के लिए तो उसके फादर की तो जरूरत होगी। तो देखिए यहां पर कोई फादर की जरूरत नहीं, इसे बनाने के लिए कोई फादर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके मां के फॉर्मेशन में मेल की जरूरत तो पड़ी होगी। तो दे हैव नो फादर बट ग्रांड फादर। ठीक है, अब यहां सुनो, ये जो था ये मेल हनी बी, क्या इसके बेटे हैं, नहीं, इसने स्पर्म दिया, फर्टिलाइज किए, क्या बन गई, बेटी, क्वीन। बेटा कोई नहीं बना,
बेटा कोई नहीं बना, इसका स्पर्म फर्टिलाइज करके बेटी बनी, लेकिन इस बेटी का तो बेटा है, इस फीमेल हनी बी का तो बेटा है ना, तो लिखना पड़ा दे हैव नो सन। मेल का कोई सन तो नहीं है, लेकिन उसे बेटी बनेगी क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइज करके क्वीन बनी, उसका तो बेटा है, इसलिए लिखा दो नो सन बट दे हैव ग्रैंड सन। क्या ये बातें अब समझ में आ गई आप लोगों को? यस नो बताइए। चलिए ये क्लियर हो गया आप सभी को? क्या ये चीजें क्लियर हो गई? यस नो बोलो। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक लाइन में से रिकैप कर देता हूं, एक लाइन में मैं इसे रिकैप कर देता हूं, ध्यान से सुनना, ऐसे समझो, लास्ट पार्ट रिपीट कर दे, देखो ध्यान से। सबसे पहले फीमेल क्वीन है, ध्यान से सुनना, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, लास्ट में फीमेल क्वीन है, ये फीमेल क्वीन है, इसने ओवम दिया, ओवम कोई स्पर्म नहीं आया, ओवम, ओवम ही डिवाइड करके मेल हनी बी बन गया, मेल फीमेल आई, ओवम दी, उसी से मेल हनी बी बन गया। क्या इसे फादर की जरूरत पड़ी? क्या इसे फादर की जरूरत पड़ी? फटाफट मैसेज करो। फीमेल आई, ओवम दिया, उसी से मेल बन गया, स्पर्म का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फीमेल से मेल का फॉर्मेशन हो गया। ये पहला चीज क्लियर हो गया, फटाफट। ठीक है, पहला चीज क्लियर है, फीमेल उसे क्या बना, ओवम, बिना फर्टिलाइजेशन के वहां क्या बना, मेल हनी बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए सेकंड, अब सेकंड चीज देखो, सेकंड कहानी, फीमेल आई, ओवम बने, अब मेल भी आएगा, स्पर्म लाएगा, स्पर्म ओवम फ्यूज, स्पर्म ओवम फ्यूज क्या बने, जाइगोट, क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना, लार्वा, लार्वा के पास से अब दो ऑप्शन, अच्छा खाना मिला तो वो क्वीन बनेगी, अगर खराब खाना मिला तो वर्कर बनेगी। अब मुझे बताइए, फर्टिलाइजेशन से जो बना वो फीमेल है, लेकिन अच्छा खाना मिला तो फीमेल क्वीन बनी, खराब खाना मिला फीमेल ही है लेकिन वर्कर। तो फीमेल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, स्पर्म की और ओवम दोनों की जरूरत है, तो जो फीमेल बनती है उसे मदर और फादर दोनों की जरूरत है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब एक स्टेज ऊपर जाइए, जो स्टार्टिंग में मैंने फीमेल हनी बी लिया था उसे बनाने के लिए सोचिए, ये फीमेल हनी बी है क्वीन, इसे बनने के लिए इसके फादर और मदर दोनों की जरूरत होगी, फादर से स्पर्म, मां से ओवम, फ्यूजन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लार्वा, लार्वा से अच्छा खाना मिला फीमेल। तो सोचिए, जो मेल था वो बोलेगा मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मैंने स्पर्म बनाया उससे तो मेरी बेटी बनी, लेकिन उस बेटी का बेटा तो बनेगा, तो मेल बोलेगा मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे स्पर्म से तो बेटी बनी है, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन मेरे बेटी का तो बेटा है, तो आई हैव नो सन बट ग्रांड सन। जो पोता है वो क्या बोल रहा है, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है, मैं तो कैसे बनाऊं, फीमेल आई, ओवम दी, मैं बन गया, आई हैव नो फादर बट आई हैव ग्रांड फादर। चलो अब क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो। क्लियर है, फटाफट बोलो। चलो ठीक है, चलो और डॉट बोलो फटाफट, छोटे छोटे डॉट्स बोलो, क्लियर करते जाइए, छोटे छोटे डॉट्स बोलते जाइए, क्लियर करते जाइए। डिटेल में लिंक दे दूंगा, डिटेल का मैं लिंक दे दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 मिनट में तुम्हें पेडिग्री समझ में आ जाए और 5 मिनट में तुम्हें लिंकेज समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो थोड़े लेंदी टॉपिक है, उसे डिटेल में करना ही पड़ेगा। चलो एक वर्ड आया सिस्ट्रॉन, लेकिन वो मॉलिक्यूलर बेसिस का है, बता दूं, फटाफट बोलो। चलो सिस्ट्रॉन बना दो, चलो एक, चलो चलते सबके पास चलेंगे, सभी को डॉट करेंगे, ध्यान से सुनो, ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, ये डीएनए, ध्यान सुनो, ये डीएनए, बोला गया जीन किसे कहेंगे, जीन किसे कहेंगे, तो साइंटिस्ट ने बोला
कि डीएनए का वो पार्ट या सेगमेंट जो आरएनए बना सकता है। ध्यान से देखो, ये डीएनए, इसने आरएनए बनाया, टीआरएनए। डीएनए है, इसने क्या बनाया, आरएनए बनाया। कौन सा आरएनए, टीआरएनए। तो मैं इसे जीन कहूंगा। क्या मैंने कह दिया, बोलो, इसका नाम दे दिया जीन, क्योंकि इसने आरएनए बनाया। देखिए ये डीएनए है, डीएनए के पार्ट को मैं क्या कहूंगा, जीन। इसने क्या बनाया, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो जो भी डीएनए का पार्ट आरएनए बनाता है, मैं इसे जीन कहता हूं। तो ये भी क्या हो गया, बोलो, जीन हो गया। चलो इधर देखो, ये डीएनए का पार्ट है, इसने क्या बनाया, आरआरएनए, तो ये भी जीन हो गया। तो बताइए जीन का डेफिनेशन क्या है, फटाफट बताइए। जीन उसे कहेंगे जो आरएनए बनाता है। वो एमआरएनए बनाए तब भी जीन कहेंगे, वो आरआरएनए बनाए तब भी जीन कहेंगे, वो आरआरएनए बनाए, टीआरएनए बनाए, एमआरएनए, सबको जीन कहेंगे। जो भी डीएनए आरएनए बनाता है, जीन कहलाता है। आगे बात समझ में। अब सर ये वाला जीन है क्या, नहीं, ये तो जीन नहीं है ना, क्योंकि आरएनए नहीं बनाया। सर ये जीन है, नहीं, ये जीन है, नहीं। लेकिन लॉजिकल लगो, डीएनए से बना एमआरएनए, ये एमआरएनए अब जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इसे कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन में। किसे कन्वर्ट कर देगा, बोलो, प्रोटीन में। ध्यान सुनो, डीएनए से बने एमआरएनए, एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और क्या बना देगा, बोलो, प्रोटीन। क्या यहां प्रोटीन बनेंगे, क्या यहां प्रोटीन बनेंगे, नहीं। क्या यहां प्रोटीन बनेगा, नहीं। तो ध्यान सुनो, सर ये जीन तो प्रोटीन भी बनाता है, सर ये जीन तो प्रोटीन भी बनाते हैं। तो ध्यान सुनो, जो जीन प्रोटीन तक बनाएगा उस जीन को कहेंगे सिस्ट्रॉन। जो जीन प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, आरएनए तो बनेगा बनाएगा, साथ साथ वो आरएनए को प्रोटीन तक कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखेगा, तो उसे मैं कहूंगा सिस्ट्रॉन। ये सिस्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बना पाया, केवल टीआरएनए बनाया। ये प्रोटीन नहीं बना पाया क्योंकि इसने केवल आरआरएनए बनाया। जिसके अंदर में प्रोटीन बनाने तक कैपेसिटी है, उस जीन को मैं सिस्ट्रॉन कहूंगा। तो जितने सिस्ट्रॉन है वो जीन है। सिस्ट्रॉन क्या है, ये भी एक जीन है, लेकिन वो प्रोटीन तक बना सकते हैं। तो जितने भी सिस्ट्रॉन है वो एक तरह के जीन है, लेकिन सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं हो सकते, सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्या अब मैं क्लियर हूं, क्या आपको समझ में आया ये स्टेटमेंट, क्या ये चीज समझ में आ गया, फटाफट बोलिए। डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाएगा, कोई भी आरएनए, उसे मैं जीन कहूंगा। लेकिन जो जो पार्ट प्रोटीन तक बनाए, उसे मैं क्या कहूंगा, सिस्टोन। उसे मैं क्या कहूंगा, बोलो, सिस्टोन। चलिए, यही बस एक वर्ड है एनसीईआरटी में जो डिफिकल्ट तुम्हें लगेगा, एक वर्ड है एनसीईआरटी में डिफिकल्ट लगेगा। जब आप लैक ओपेरॉन पढ़िएगा, जब आप लैक ओपेरॉन पढ़िएगा, शायद अभी नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट लग सकता है, अभी लग सकता है। जब आप पढ़िएगा तो वहां पर कुछ जीन्स आएंगे जिसके एनसीईआरटी ने लिखा है रेगुलेटरी जीन आर, यहां पर लिखा है प्रमोटर, यहां पर लिखा है ऑपरेटर। ध्यान से सुनना, ये प्रमोटर कभी भी कोई आरएनए नहीं बनाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। ऑपरेटर ये कोई आरएनए नहीं बना सकता, कोई प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन ये हेल्प करता है। ये प्रमोटर जो है, यहां देखिए ध्यान से, ये जो प्रमोटर है ये प्रमोटर कभी भी आरएनए नहीं बना सकता, ऑपरेटर कभी भी आरएनए नहीं बना सकता। तो सर इसे जीन नहीं कहेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है इन लूज टर्म, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को पढ़ना, इन लूज टर्म हम प्रमोटर को भी जीन मान लेते हैं, ऑपरेटर को भी जीन मान लेते हैं, क्योंकि वो हेल्प तो कर रहे, सिंपल समझो। ऐसे तुम नीट के एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम तो तुम दोगे, तुम एग्जाम दोगे, तुम्हें मैं जीन मानता हूं। क्या तुम्हारे पापा एग्जाम देंगे, क्या तुम्हारे पापा एग्जाम देंगे, नहीं, लेकिन वो सेंटर तक गए, तुम्हारे हेल्प किए। तो मॉडर्न साइंस में हम इसे भी जीन मान लेंगे। इसने कोई आरएनए नहीं बनाया, कोई प्रोटीन नहीं बनाया, बस इसने आरएनए बनाने में हेल्प किया। तो लूज टर्म में हम तुम्हारे पापा को भी जीन मान सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप बहुत माइन्यूटली ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
आ गई बात समझ में? एनसीईआरटी पढ़ा है, ये वर्ड मिला था। इन लूज टर्म वी ऑल्सो कंसिडर द रेगुलेटरी जीन, जो रेगुलेट कर रहा है वो कोई आरएनए नहीं बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा नहीं ना, बस वो पार्ट है, हेल्प कर रहा है, उसे भी हम जीन मान सकते हैं। चलो और बोलो फटाफट छोटे डाउट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, चलो ठीक है, इधर देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ध्यान से सुना। पहले सिंपल वर्ड में समझो, ये तुम्हें पापा से एक जीन मिला टी नाम का, ये मम्मी से मिला, तुम्हारे अंदर जीन कैसे बोलो? पेयर के फॉर्म। एक जीन पापा से मिला कैपिटल टी, मम्मी से मिला स्मॉल टी, ठीक। जब तुम गैमेट्स बनाओगे, ओवम बनेंगे, ओवम बनेंगे, तो ओवम के अंदर में, इस ओवम में या तो कैपिटल टी जाएगा, ठीक है, या तो क्या जाएगा बोलो? स्मॉल टी। तो एक वर्ड में ही मैं ये कहूं, तुम्हारे अंदर में जीन पेयर में एक तुम्हें पापा ने दिया और एक तुम्हें मम्मी ने दिया। जब तुम गैमेट्स बनाते हो, गैमेट्स बनाओगे, तो उस गैमेट के अंदर में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी मैं एक साथ में लाखों स्पर्म बना दूं, तो स्पर्म के अंदर में या तो कैपिटल ए आएगा या तो स्मॉल ए आएगा। गैमेट बनाने के दौरान ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गैमेट बनाने के दौरान एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं। सर कैसे? एक्सप्लेन करें साइंटिफिक ढंग से, मेंडल के ढंग से। चलिए ध्यान से सुनते हैं, हम साइंटिफिक ढंग से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से। यहां मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, कैपिटल टी पेरेंटल, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जुड़े और ये बन गया टॉल। F1 में क्या बना बोलो? टॉल, ठीक है। टॉल को टॉल से क्रॉस किया, टॉल को टॉल से क्रॉस किया, ठीक है। जब टॉल को टॉल से क्रॉस करोगे तो यहां 3 टॉल बनेंगे, एक डॉर्फ बनेगा। कैसे? क्यों डॉर्फ बना? सोचो, आखिर एक डॉर्फ क्यों बना? मान लेते ये डॉर्फ क्यों बना, यहीं से एक्सप्लेन होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मान लेते यहां से जो गैमेट बनता, इस गैमेट के अंदर में ये मान लीजिए गैमेट्स बना, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, यहां गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, गैमेट में दोनों एक साथ आ गए। मान लीजिए जब गैमेट बना तो इस गैमेट में मेल गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जुड़े तो क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलिए F2 कैसा बनता? टॉल या डॉर्फ? ध्यान से बताइए। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी को तो छुपा देगा। तो यहां F2 में जितने भी प्लांट बनते हैं वो टॉल बनने चाहिए थे। ध्यान सुनना, अगर सेग्रीगेशन नहीं होता, मेरे अंदर में गैमेट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्पर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ओवम में कैपिटल टी स्मॉल टी आए, दोनों जुड़े, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा एक ही में। तो सारे प्लांट कैसे बनते? टॉल बनते। लेकिन टॉल नहीं बना सारे, उसमें डॉर्फ आए, इसका मतलब कुछ नया चीज हुआ होगा, इसका मतलब नया चीज हुआ। देखिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी था, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी थे, जब गैमेट बनाने की बारी आई तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, इधर कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया, दोनों अलग हो गए। इधर देखिए ये अलग, ये अलग। अब ये आपस में जुड़े, इधर से जुड़ा कैपिटल टी टॉल बने, कैपिटल टी स्मॉल टी से जुड़ा टॉल बने, स्मॉल टी कैपिटल टी से जुड़ा टॉल बने, स्मॉल टी से जुड़ा डॉर्फ बने। इसका मतलब है टॉल के साथ डॉर्फ क्यों बना? इसका मतलब है कि जब ये गैमेट बना रहे थे तो ये दोनों जो जीन्स थे एक दूसरे से अलग हुए, और अलग अलग जब जुड़े स्मॉल टी तभी तो डॉर्फ प्लांट बना। अगर गैमेट्स अलग नहीं होते, देखिए फिर से, अगर गैमेट्स सेग्रीगेट नहीं होते, अलग नहीं होते, सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना, अगर ये सेग्रीगेट नहीं होते तो स्पर्म में आता कैपिटल टी स्मॉल टी, ओवम में आता कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दोनों जुड़ते तो बनता कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 में केवल टॉल बनते, लेकिन टॉल के साथ डॉर्फ आया, इसका मतलब गैमेट बनने में जीन्स अलग हो गए होंगे, एक गैमेट में एक ही जीन आया होगा, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बताओ किसे किसे रियल में एक्सप्लेन हुआ,
किसे किसे रियल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया? बच्चा रट लेता है गैमेट बनाने के दौरान अलग हो गए, समझ में नहीं आता किसी को। तुम लोग रट्टा मार लेते हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, गैमेट्स का अलग होना। कैसे एक्सप्लेन किया ये तो किसी को नहीं मालूम था। ठीक है, ये तो किसी को नहीं, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब डीजेनरेसी क्या है? चलो हो गया सभी को। थैलेसीमिया, ये पिछले क्लास में बताया है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था थैलेसीमिया। ठीक है, कि आपके अंदर में ब्लड बनना है, ब्लड बनना है, तो ब्लड को बनाने में दो, एक अल्फा, दो अल्फा नाम की चेन चाहिए और दो बीटा नाम की चेन चाहिए। अल्फा नाम की चेन चाहिए और क्या चाहिए? बीटा नाम की चेन। तो ध्यान से देखिए, अल्फा बनाने के लिए, अल्फा नाम को बनाने के लिए अल्फा नाम का चेन बनाना है, तो आपके अंदर जीन है, ये जीन है जो अल्फा नाम का चेन तैयार करेगा। ठीक है, एक पेयर जीन हो गए, मान लीजिए ए नाम का पेयर है और यहाँ बी नाम का पेयर है, यहाँ बी नाम का पेयर है। मुझे बताइए कितने जीन है? बताइए कितने जीन है? सर दो पेयर है, एक कैपिटल स्मॉल है और एक कैपिटल बी स्मॉल बी। जीन कितने हैं? चार, एक, दो, तीन और चार, पेयर दो है, जीन चार है। आगे बात समझ में? मान लीजिए ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? अल्फा चेन, अल्फा चेन बनाते हैं। ठीक है, हो गया, अल्फा चेन बन गया। अब मुझे मान लीजिए, मान लो ये वाला जीन खराब हो गया, ये वाला जीन म्यूटेट हो गया, किसी तरह से खराब हो गया, तो अल्फा चेन कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? सोच के बताओ। चार जीन थे, एक जीन खराब हो गया तो अल्फा कम बनेगा। चलो इसे कहेंगे माइनर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया में क्या हो रहा है भाई? चार जीन है, अल्फा बन रहा है, और मान लो ए वाला खराब हो गया तो ए चेन कम बनेगा। चलिए दो खराब हो गए तो सर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ए चेन तो बनेगा ही नहीं। चार थे, चारों काम कर रहे थे, दो खराब हो गए, मान लो तीनों खराब हो गए, तीनों खराब हो गए, चार है चारों खराब हो गए, तो बीटा तो बन रहा है, बीटा तो बन रहा है, लेकिन अल्फा बन ही नहीं रहा है, अल्फा बन ही नहीं रहा है, तो क्या ब्लड काम कर पाएगा? ब्लड में अल्फा बीटा दोनों चाहिए, अल्फा बीटा दोनों चाहिए। अल्फा को बनाने के लिए, अल्फा को बनाने के लिए चार जीन है। ठीक है, चार जीन है। अब मान लो कि उसमें से दो जीन खराब हो गए, तो भाई अल्फा नहीं बनेगा, बीटा तो बन रहा है, अल्फा नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम। सर तीन जीन खराब हो गए, और प्रॉब्लम है, चारों खराब हो गए तो केवल बीटा बन रहा है, तो बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पास एनसीईआरटी का क्या है? थैलेसीमिया दो तरह के, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। तो मेनली अल्फा चेन में, अल्फा चेन खराब हो गया, जीन खराब तो अल्फा बनेगा नहीं, तो अल्फा थैलेसीमिया। बीटा वाला चेन बनाने वाला जीन खराब हो गया तो बीटा थैलेसीमिया। आगे बात समझ में? कुछ एनसीईआरटी में 16 नंबर क्रोमोसोम, 11 नंबर क्रोमोसोम ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी पढ़िए। 11 नंबर क्रोमोसोम पे चार जीन है, एक खराब हुआ तो थोड़ा अल्फा कम बनेगा, दो खराब हुआ थोड़ा अल्फा खराब बनेगा, चारों खराब हो गए अल्फा बनेगा नहीं, तो काम करेगा कैसे? ठीक है, ठीक है। एक है डीजेनरेसी, डीजेनरेसी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जो मैंने लिंक शेयर किया है उसमें देखना, डीजेनरेसी मैंने एक्सप्लेन किया, जो डीजेनरेसी है मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट शॉर्ट में बता के मैं छोड़ दूं। देखो ये बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी है, गैमेट में क्या आएगा? या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, ये ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा? ये एक पेयर है जीन का, तो स्पर्म में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। अब मुझे बताइए, यहां पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, गैमेट बनेगा, इसमें क्या आएगा? या तो कैपिटल ए या तो क्या आएगा? बोलो, स्मॉल ए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चीजों को समझिएगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट बनाने के दौरान एक गैमेट में या तो कैपिटल टी आएगा या तो क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर से समझिए, गैमेट जो बनेगा, स्पर्म बना, इसमें या तो कैपिटल ए आएगा या तो क्या आएगा? स्मॉल ए आएगा। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
अब 2 बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक साथ कर दो, 2 बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक साथ कर दो, ध्यान से देखिए। यानी यहां पास था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ध्यान से बता, ये स्पम बना, इस स्पम के अंदर में मान लीजिए कैपिटल टी आया, मुझे बताओ इसके अंदर में कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा, फटाफट बताना। इस गैमेट में इधर से कैपिटल टी आ गया, ठीक है, इधर से कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा, तो तुम बोलोगे सर कोई भी आ सकता है, सर यहाँ कैपिटल ए भी आ सकता है या सर कैपिटल स्मॉल ए भी आ सकता है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ध्यान से देखो कि कैपिटल टी कैपिटल ए के साथ भी जा सकता है गैमेट में, या कैपिटल टी स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। इसी तरह से स्मॉल टी कैपिटल ए के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, यहां देखिए, ये ए नाम का दोस्त कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बी नाम के दोस्त, ठीक है। जब यहां स्कूल में ए और ए थे, बी और बी थे, जब घर जाने की बारी आई तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, लेकिन उतनी ही प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ। यही इंडिपेंडेंट। जब गैमेट बनेगा तो पहला पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट, उसे कोई मतलब नहीं कि नहीं कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा या कैपिटल बी ए के साथ स्मॉल बी ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई किसी के साथ जाने के लिए इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? गैमेट बनने के दौरान में जो पहला पेयर सेग्रीगेट होगा अलग होगा, दूसरे पेयर से उसे कोई मतलब नहीं है। पहला पेयर हुआ, दूसरे साथ में कैपिटल टी भी आ सकता है, दूसरे का स्मॉल टी भी आ सकता है, पहले का कैपिटल जी भी आ सकता है, दूसरे का स्मॉल जी भी आ सकता है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। चलो और कुछ है डाउट? बोलो फटाफट। नहीं है? चलो ठीक है, फिर तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे दिया है, जो भी आपको लिंक चाहिए होगा, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, सभी लोग आप अलग अलग जगह से हो, सभी को अलग अलग प्रॉब्लम है, तो सबका सेम प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी का फिंगर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, किसी को पेडिग्री में प्रॉब्लम है, किसी को लिंकेज में प्रॉब्लम है, तो एक साथ सबको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। छोटे डाउट से कर लेंगे, लेकिन बड़े को आप कॉन्सेप्ट के ढंग से क्लियर कीजिए। व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया ना, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया, ठीक है, तो वहां से ले लीजिएगा। जैसे आज लिंकेज का है तो मैं शेयर कर दूं। हाँ, मेरे यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम होगा बॉटनी बाय शादाब सर, ठीक है सर। एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस, देखो सीड के अंदर में अगर खाने पीने के लिए इंडोस्पर्म है, कोई सीड लिया उसके अंदर इंडोस्पर्म है, तो उसी को कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। सीड है, सीड के अंदर में इंडोस्पर्म अगर पाया जाएगा तो उसी को कहेंगे एल्बुमिनस या इंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर सीड में इंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे। तो जो डाइकोट होते हैं उनमें इंडोस्पर्म नहीं होता, और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें इंडोस्पर्म होगा। तो मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। डाइकोट के अंदर में इंडोस्पर्म नहीं होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड। ठीक है, यहां तक कर लोगे तुम लोग फिर? ठीक है, तो जैसा होगा आप लोग व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले दिन देख करके आओ ना, लेक्चर देख करके आइए, जेनेटिक कोड का है सब कुछ देख करके आइए, वहां से छोटे छोटे डाउट्स लाइए। अब तुम बोलोगे पेडिग्री, पेडिग्री मुझे 2 घंटा लगेगा, कैसे बताओ? एग्जाम्पल ऑफ एल्बुमिनस, जो मोनोकॉट है, जो मोनोकॉट है, जो मोनोकॉट है, जैसे राइस, व्हीट, कोकोनट, मेज, राइस, व्हीट, कोकोनट, मेज,
ये मोनोकॉट है, में इंडोस्पर्म पाया जाएगा वो एल्बुमिनस सीड है, और जिसके अंदर में डाइकोट होंगे उसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे। जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, चना, मटर, बीन, ठीक है, ये सब डाइकोट है, इसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिंक शेयर कर देता हूं मैं, आप ले लीजिएगा और वहां से देख करके आइएगा। एनीवन और किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट, छोटे डाउट्स लेंगे। अब तुम बोलोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो मुश्किल है, बोलो फटाफट छोटे डाउट्स अगर कोई है। सर मोनोइशियस एंड डायोशियस, अरे बहुत आसान है, ये प्लांट है, इसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, इसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर भी है, उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है, तो ऐसे प्लांट को कहेंगे मोनोइशियस, मोनोइशियस। अब भाई इस प्लांट पे केवल मेल फ्लावर है, फीमेल नहीं है, केवल मेल है, और इस प्लांट पे केवल फीमेल फ्लावर है, मुझे बताइए मेल और फीमेल फ्लावर क्या सेम प्लांट पे? नहीं, अलग अलग प्लांट पे। डायोशियस, डायोशियस, देखो ट्रिक से याद कर लो, एम फॉर मोनोइशियस, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोइशियस, एम फॉर मैरिज, मैरिज में मेल यानी हस्बैंड, फीमेल यानी वाइफ, दोनों एक ही घर में रहेंगे तो हो गया मोनोइशियस। ठीक है, डायोशियस मतलब डी फॉर डाइवोर्स, मेल अलग फीमेल अलग, अलग अलग प्लांट पे होंगे तो डायोशियस। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, देखो ध्यान से, अगर कोई पॉलिनेशन ना हो, ध्यान से सुनो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, अगर यहाँ कोई पॉलिनेशन ना हो, कोई पॉलिनेशन ना हो, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो, कोई जाइगोट ना बने, डायरेक्टली ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाए, बिना पॉलिनेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, डायरेक्टली ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाए, एपोमिक्सिस। तुमने पढ़ा है पार्थेनोगार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना पॉलिनेशन के फ्रूट बन जाना, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो पार्थेनोगार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन के कोई मेल गैमेट्स नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना, डायरेक्टली अगर किसी तरह से सीड बन जाए तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। आगे बात समझ में? एपोमिक्सिस क्लियर है? ए का मतलब नॉट, मिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना, एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी, जनरली एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, इन कभी कभी एक से ज्यादा पॉसिबल है, तो उसे कहेंगे पॉली मतलब ज्यादा एम्ब्रियो, एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना। चलो और कुछ है? चलो ठीक है फिर, ठीक है। बच्चों तो फिर मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ फीडबैक फॉर्म, प्लीज उसको भर देना इस बॉटनी क्लास में।